हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है असम और मिजोरम बॉर्डर झड़प को लेकर, जिसमें इस झड़प में 6 जवान शहीद हो गए। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री ऑफिस से दखल की मांग की है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी देने वाले हैं दोस्तों आपको। इसके बाद क्या मोदी जी का कोई एक्शन आया है इसमें दोस्तों, हर तरह की जानकारी देने वाले हम आपको। साथ ही अगली खबर में बताएंगे जहां पर दिल्ली पुलिस को बड़ा आशंका है कि यूएस विदेश मंत्री का घेराव कर सकते हैं किसान, जिसके बाद एयरपोर्ट की सुरक्षा को बढ़ा दी गई है। जी हां दोस्तों, बताएंगे आपको ये भी खबर। साथ ही बताएंगे अगली खबर में जहां पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ब्रिटेन और अमेरिका को युद्ध की बड़ी धमकी। जी हां दोस्तों, कहा दुश्मनों को जवाब देने के लिए तैयार है हमारी सेना। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर। साथ ही बताएंगे अगली खबर में जहां पर चीन की धमकी का पाकिस्तान पर दिख रहा है असर। सीपीईसी में काम करने वाले चीनी कामगारों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जी हां दोस्तों, दिखाएंगे कैसे सुरक्षा बढ़ाया गया है दोस्तों इनकी तरफ से। साथ ही बताएंगे जहां पर तालिबान पर आसमान से कहर बरपाता नजर आ रहा है अमेरिका। जी हां दोस्तों, और कहता नजर आ रहा है कि अफगानिस्तान छोड़ा है, जंग नहीं। जी हां दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे जहां भारत ने करगिल युद्ध के वीरों को श्रद्धांजलि देते हुए पाकिस्तानी इलाकों पर कब्जे की इजाजत को लेकर बड़ी बात कह दी है दोस्तों। बताएंगे किसने ये बड़ी बात कही है। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर कारगिल युद्ध में इजराइल ने कैसे की थी भारत की सहायता, खुद इजराइल ने कल किया है ये खुलासा। बताएंगे दोस्तों क्या कहा इजराइल ने भारत की सहायता को लेकर। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर सिल्वर गर्ल मीराबाई चानू को मिल सकता है गोल्ड मेडल। जी हाँ दोस्तों, चौंकने की बात नहीं है, बिल्कुल सही है ये बात। मीराबाई चानू को मिलने वाला है गोल्ड मेडल। चीनी खिलाड़ी पर डोप का बड़ा संदेह है। जी हाँ दोस्तों, क्या है ये खबर, ये भी बताएंगे। साथ ही बताएंगे जहां पर भारत लौटते ही मीराबाई को मिल गई है बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, पुलिस में इस बड़े पद पर हुई है नियुक्ति। बताएंगे कौन सा पद मिला है दोस्तों और कौन सी सरकार ने दिया है मीराबाई को ये इतना बड़ा तोहफा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे जहां पर क्या समाजवादी पार्टी के साथ में AIMIM करेगी गठबंधन। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे आपको इस मुद्दे पर AIMIM ने क्या कहा है, क्या गठबंधन होगा या नहीं, बताएंगे इसकी भी खबर। साथ ही बारिश को लेकर बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, दिल्ली NCR समेत इन सभी राज्यों के लिए बड़ी खबर है, वो भी मूसलाधार बारिश होने वाली है दोस्तों। जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो हमारा देश गर्व से जी रहा है, और इस कोरोना काल में डॉक्टर जी भारत के लिए सबसे बड़े रक्षक और योगी जी होंगे अगले मुख्यमंत्री, तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां असम मिजोरम बॉर्डर झड़प में 6 जवान शहीद। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने की है प्रधानमंत्री से दखल देने की मांग। बता दें असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद और भी भड़कता जा रहा है दोस्तों। दोनों राज्यों के बॉर्डर पर असम के सुरक्षा बलों और मिजोरम के नागरिकों के बीच झड़प हुई है। इतना ही नहीं, इस झड़प में असम पुलिस के 6 जवान शहीद हो गए। इस घटना के बाद दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने PMO से इस मामले में दखल देने की मांग की है दोस्तों। तो वहीं सूत्रों के अनुसार असम मिजोरम बॉर्डर पर CRPF की तैनाती के बाद स्थिति में कुछ शांति आई है। बता दें असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि मुझे ये बताते हुए बेहद दुख हो रहा है कि असम पुलिस के 6 वीर जवानों ने असम मिजोरम बॉर्डर पर हमारे प्रदेश के संवैधानिक सीमा की रक्षा करते हुए अपने जान की कुर्बानी दे दी। मैं सभी शोक संतप्त परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। जी हां दोस्तों, इससे पहले दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने गृह मंत्री अमित शाह से मामले में दखल देने को कहा था। सोमवार शाम गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री से बात की है। उन्होंने दोनों राज्यों से विवाद सुलझाने को कहा है दोस्तों, जिसके बाद मुख्यमंत्रियों ने गृह मंत्री को विवाद सुलझाने और मामले को जल्द ठंडा करने का भरोसा दिलाया है। आपको बता दें दोस्तों, सोमवार को मिजोरम के CM जोरमथंगा ने पुलिस और नागरिकों के बीच झड़प का एक वीडियो गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री कार्यालय को टैग करते हुए ट्वीट किया और इस मामले पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। क्या लगता है दोस्तों आपको, और इस मुद्दे को किस प्रकार से शांत करना चाहिए दोस्तों, और इनके बीच का ये कलह कैसे खत्म होगा, 2 सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों। और इन 6 जवानों के शहीद होने पर श्रद्धांजलि कमेंट सेक्शन
में जरूर दीजिएगा दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए ही गए हैं दोस्तों। चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जहां दिल्ली पुलिस को बड़ा आशंका कि कहीं अमेरिकी विदेश मंत्री का घेराव कर सकते हैं किसान, इसीलिए एयरपोर्ट की सुरक्षा को बढ़ा दी गई है। बता दें दिल्ली पुलिस ने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी IGI की सुरक्षा व्यवस्था को पहले के मुकाबले और अधिक बढ़ा दिया है दोस्तों। पुलिस को आशंका है कि कृषि कानूनों के चलते 8 महीनों से आंदोलन कर रहे विभिन्न किसान संगठन अमेरिका से आने वाले विदेशी डेलीगेशन का घेराव कर सकते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का भारत का दौरा शुरू होने वाला है। ब्लिंकन 27 से 28 जुलाई तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। उनके साथ अमेरिका से कई और लोग भी भारत आएंगे दोस्तों। उस दौरान किसान संगठन कोई अनहोनी ना कर दे, इस वजह से दिल्ली पुलिस पूरी तरह से सतर्क हो गई है। जी हाँ दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या किसानों के भेष में गुंडे कहीं ना कहीं इस प्रकार के कार्य कर सकते हैं दोस्तों एयरपोर्ट पर? क्या लगता है आपको, बताइएगा जरूर। बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की तरफ, जहां रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ब्रिटेन और अमेरिका को युद्ध की बड़ी धमकी, कहा दुश्मनों को जवाब देने के लिए हमारी सेना तैयार। बता दें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने चिर परिचित दुश्मनों को चेतावनी दी है। पुतिन ने कहा है कि रूस की सेना शत्रुओं के लक्ष्यों पर हमला करने के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो हम हमला भी कर सकते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने चिर परिचित दुश्मनों को चेतावनी देते हुए कहा है कि रूस की नौसेना अपने शत्रुओं के लक्ष्यों पर हमला करने के लिए हर वक्त तैयार है। साथ ही पुतिन ने यह भी कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो उनकी सेना हमला करने से भी नहीं चूकेगी। रूस के नौसेना दिवस पर पीटर्सबर्ग में आयोजित एक समारोह में पुतिन ने कहा कि हम दुश्मनों को पहचानने और उन्हें जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और जरूरत पड़ी तो हमला भी कर सकते हैं। पुतिन का बयान दोस्तों ऐसे वक्त में आया है जब क्रीमिया को लेकर तनाव अपने चरम पर है। साथ ही इसे लेकर अमेरिका और ब्रिटेन के साथ रूस के संबंध बेहद खराब दौर से गुजर रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति ने कहा है कि आज रूस की नौसेना के पास वो सब कुछ है जो हमारे देश और हमारे राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा की गारंटी के जरूरी है। उन्होंने कहा कि रूस ने दुनिया की अग्रणी नौसैनिक शक्तियों के रूप में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है। साथ ही उन्होंने अपने नए हथियारों को अपराज्य बताया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में रूस, अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में तगड़ा वाला युद्ध का संभावना बनता नजर आ रहा है दोस्तों, जहां पर अकेला रूस इन दोनों देशों से पंगा लेने की बात कह रहा है। क्या लगता है दोस्तों आपको, कमेंट में राय जरूर दीजिएगा अपना, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर चीन की धमकी का पाकिस्तान पर बड़ा असर। CPEC में काम करने वाले चीनी कामगारों की सुरक्षा बढ़ाएगा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने चीन की धमकियों के बाद CPEC में काम कर रहे चीनी नागरिकों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा शुरू कर दी है। इस दौरान पाकिस्तान में काम कर रहे चीनी कामगारों की 24 घंटे सुरक्षा के लिए नई योजना लागू करने पर विचार किया जा रहा है। कुछ दिनों पहले ही खैबर पख्तूनख्वा के दासू हाइड्रो पावर प्लांट में काम करने वाले चीनी नागरिकों की बस को आतंकवादियों ने निशाना बनाया था। इस हमले में 9 चीनी कामगारों सहित कुल 13 लोग मारे गए थे, जिसके बाद इस बौखलाहट में चाइना ने काफी खरी सुनाया पाकिस्तान को, जिसके बाद अब पाकिस्तान इन चीनी कामगारों की सुरक्षा बढ़ाने पर यह बड़ा कदम उठा रहा है। दोस्तों चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर तालिबान पर आसमान से कहर बरपाता रहेगा। अमेरिका कहा अफगानिस्तान छोड़ा है लेकिन जंग नहीं। बता दें अमेरिकी तालिबान से लड़ने वाले अफगान बलों के समर्थन में हवाई हमले जारी रखेगा। ये बातें रविवार को एक शीर्ष अमेरिकी जनरल ने कही है दोस्तों। उन्होंने कहा कि तालिबानी आतंकी देश भर में हमले कर रहे हैं। अमेरिकी सेना की मध्य कमान के प्रमुख जनरल केनेथ मैकेंजी ने काबुल में संवाददाताओं से कहा है कि अमेरिका ने पिछले कई दिनों में अफगान बलों के समर्थन में हवाई हमले किए हैं। उन्होंने कहा कि हम आने वाले हफ्तों में समर्थन के इस बढ़े हुए स्तर को जारी रखने के लिए तैयार हैं। तालिबान के घातक हमले ने विद्रोहियों को कई जिलों, सीमा पार और कई प्रांतीय राजधानियों को घेरने पर कब्जा कर लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि तालिबान ये माहौल बना रहा है कि उसकी जीत तय है, लेकिन वो गलत है। उनकी जीत निश्चित नहीं है। अमेरिकी सेना 31 अगस्त को पूरी तरह से वापसी के बाद भी अफगान वायु सेना को लगातार लॉजिकल सपोर्ट देती रहेगी। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने साफ कह दिया है तालिबान से कि हमारे सैनिक अफगान छोड़ रहे
रहे हैं, लेकिन हम युद्ध नहीं छोड़ रहे, हम हवाई हमले से ही खत्म कर देंगे तालिबानियों को। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर, बड़ी बात, बड़ा सपोर्ट पाकिस्तान और तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ती अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारत ने कल कारगिल युद्ध के वीरों को बड़ी श्रद्धांजलि अर्पित की है। जी हाँ दोस्तों, 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सहित पूरे देश ने युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति ने कहा कि 1999 के युद्ध में शहीदों ने अदम्य साहस, वीरता और असाधारण बलिदान का परिचय दिया है। तो वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी बहादुरी हमारे लिए प्रतिदिन प्रेरणादायक है। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में डैगर युद्ध स्मारक पहुंचे कोविंद ने कहा कि यह स्मारक देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले सैनिकों के प्रति असीम सम्मान का प्रतीक है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कल हुए इस कारगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ पर अभी तक आपने दोस्तों अपने इन शहीदों को श्रद्धांजलि नहीं दी है, तो कमेंट सेक्शन में कारगिल विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों, भारी मात्रा में लिखिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर इसी कारगिल विजय दिवस से जुड़ी खबर, जहां पूर्व सेना अध्यक्ष मलिक ने कहा हमें मिलनी चाहिए थी पाकिस्तानी इलाकों पर कब्जे की इजाजत। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर, पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीपी मलिक ने कहा कि कारगिल में सीज फायर से पहले सुरक्षा बलों को एलओसी के पास पाकिस्तानी इलाकों को कब्जा करने की अनुमति दी जानी चाहिए थी। साल 1999 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के 22 साल बाद मलिक ने कहा कि ऑपरेशन विजय राजनीतिक, सैन्य और राजनयिक रूप से दृढ़ कार्रवाई थी, जिसने हमें खराब स्थिति को भी मजबूत सैन्य और राजनयिक जीत में बदलने में मदद की है, जबकि पाकिस्तान को राजनीतिक और सैन्य स्तर पर इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उन्होंने आगे कहा कि कुछ समय बाद जब भारतीय सशस्त्र बलों को कारगिल में सैन्य सफलता का भरोसा हुआ, तो उन्हें युद्ध विराम के लिए सहमत होने से पहले नियंत्रण रेखा के पार कुछ पाकिस्तानी क्षेत्र पर कब्जा करने की अनुमति दी जानी चाहिए थी, जो कि हमको नहीं मिला। ऐसे में दोस्तों कारगिल युद्ध को लेकर जनरल बीपी मलिक की जो ये बयान है दोस्तों, ऐसे में आप इनके बात का सपोर्ट करते हैं या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। क्या हमारी भारतीय सेनाओं को ये इजाजत मिलनी चाहिए थी दोस्तों, हाँ या ना, बताइएगा जरूर। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कारगिल युद्ध में इजराइल ने कैसे की थी भारत की सहायता, खुद किया बड़ा खुलासा, बता दें 22 साल बाद इजराइल ने खुलकर ये बताया है कि कारगिल युद्ध में उसने भारत की किस तरह से मदद की थी। भारत में स्थित इजरायली दूतावास ने ट्वीट करके बताया है कि जंग के दौरान इजराइल ने भारत को मोर्टार और गोला बारूद देकर सहायता की थी। इजराइल ने कहा है कि वो उन चुनिंदा देशों में से एक था जिसने कारगिल युद्ध के दौरान भारत की प्रत्यक्ष रूप से मदद की थी। ऐसे में दोस्तों आप उनको इस मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इजराइल जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर आतंक पर प्रहार के पीछे बड़ी खबर आ रही है। कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक आतंकवादी जिसमें ढेर, और अभी भी ऑपरेशन जारी है। बता दें कश्मीरी घाटी में कुलगाम के अरहरबल इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है दोस्तों, जिसमें एक आतंकवादी को मार गिराया है। अभी तक मारे गए आतंकी भी अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। इस ऑपरेशन को सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम अंजाम दे रही है। आपको बता दें कि पुलिस को इलाके में आतंकी गतिविधि की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने तलाशी अभियान शुरू किया। इसी दौरान छिपे हुए आतंकवादियों ने जवानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई के साथ मुठभेड़ भी शुरू हो गई। सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया। ऐसे में दोस्तों बढ़ती अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर अफगान सेना के 46 जवानों ने पाकिस्तान में ले ली शरण। तालिबान ने बॉर्डर पोस्ट से खदेड़ा था इनको। बता दें पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित सीमा चौकी पर तालिबान के कब्जे के बाद अफगानी सेना के 46 जवानों ने पाकिस्तान में शरण ली है। बताया ये जा रहा है कि इनकी चौकियों पर तालिबान के लड़ाकों ने कब्जा कर लिया है, जिसके बाद से अफगान सैनिकों ने अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार कर पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में शरण ली है। दोस्तों पाकिस्तानी सेना ने बताया है कि घटना रविवार देर रात देश के चित्राल जिले के अरुंड सेक्टर में हुई है, जब अफगान नेशनल आर्मी यानी ANA के स्थानीय कमांडर ने पाकिस्तानी सेना के से शरण और सुरक्षित मार्ग के लिए अनुरोध किया था। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर अफगानिस्तान में नहीं थम रहा तालिबान का खूनी खेल। नागरिकों समेत 43 लोगों की बेदर्दी से हत्या कर दी गई। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो तालिबान फिर से लागू कर रहा है दमनकारी कानून। पुरुषों को टोपी लगाने और
मस्जिद जाने के दे रहा है आदेश। बता दें अमेरिकी सेना के वापस लौटने के तालिबानी तेजी से अफगानिस्तान में अपने कब्जे को बढ़ा रहा है। चरमपंथी संगठन अब फिर धीरे धीरे पुराने दमनकारी काले कानून को लागू कर रहा है जो वर्ष 1996 से 2001 में अफगानिस्तान में उसके शासन के दौरान लागू थे। आपको बता दें वो अब अफगान परिवारों को बेटियों की शादी तालिबान लड़ाकों से करने का आदेश दे रहा है। पुरुषों को दाढ़ी बढ़ाने और मस्जिद जाने के आदेश दिए हैं। दोस्तों एशिया टाइम्स में शेर जान अहमदजई के लेख के अनुसार तालिबान के 5 वर्षों के शासन के दौरान महिलाओं को काम करने, स्कूल जाने या किसी पुरुष रिश्तेदार के बिना घर छोड़ने की मनाही थी। पुरुषों को दाढ़ी बढ़ाने और टोपी या पगड़ी पहनने के लिए मजबूर किया जाता था। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें ऐसे में तो पीओ के चुनाव को लेकर बड़ी खबर, जहां इमरान खान की पार्टी ने अधिकतर सीटें जीती, जिसके बाद विपक्ष ने लगाया है धांधली का बड़ा आरोप। बता दें रेडियो पाकिस्तान ने अनाधिकारिक सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि चुनाव आयोग ने पीओ के विधानसभा चुनाव के परिणाम जारी कर दिए हैं। दोस्तों इसमें पीटीआई ने जहां 25 सीटों पर जीत दर्ज की तो वहीं पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी यानी पीपीपी को 11 सीटों पर सफलता मिली है। जिसके बाद भारत गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराने के फैसले के लिए पाकिस्तान को फटकार पहले भी लगा चुका है। दोस्तों अब भी लगाया है। भारत का कहना है कि सैन्य कब्जे वाले क्षेत्र की स्थिति बदलने के लिए किसी भी कार्यवाही का कोई कानूनी आधार नहीं है। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां पर अफगानिस्तान के सेना प्रमुख ने तालिबान के आक्रामक रुख के कारण इस सप्ताह प्रस्तावित भारत की यात्रा को रद्द कर दिया है। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो शिनजियांग के इस्लामी आतंकियों से डर गया है चीन, पाकिस्तान के साथ मिलकर अफगानिस्तान में लड़ेगा जंग। बता दें अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबान की बढ़ती ताकत से चीन भी डर गया है। दोस्तों चीन को डर है कि कहीं अफगानिस्तान से लगने वाली शिनजियांग प्रांत के इस्लामी आतंकी इस मौके का फायदा उठाकर हमला कर सकता है। कुछ दिन पहले ही खबर ये आई थी कि शिनजियांग में सक्रिय ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के आतंकवादी बड़ी संख्या में चीन बॉर्डर से 90 किलोमीटर की दूरी पर इकट्ठा हुए हैं। इस कारण चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर अफगानिस्तान में अपनी भूमिका को बढ़ाने का फैसला किया है और माना यह जा रहा है कि चीन अफगानिस्तान में कुछ स्थानीय आतंकवादी गुटों को फंडिंग भी कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो इंडोनेशिया में बच्चों के लिए काल बनकर आया डेल्टा वेरिएंट, अब तक 800 बच्चों की मौत। बता दे कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट इंडोनेशिया में बच्चों के लिए मौत का बड़ा कारण बनकर आया है। दोस्तों पिछले कुछ सप्ताह में कोरोना महामारी से सैकड़ों बच्चों की मौत हो गई है। इसमें कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी उम्र 5 साल से भी कम है। इंडोनेशिया में बच्चों की मौत की दर दुनिया के अन्य हिस्सों की तुलना में कहीं ज्यादा है। अब तक ये कहा जाता रहा है कि बच्चों को कोरोना वायरस महामारी से सबसे कम खतरा होता है। ऐसे में दोस्तों इनसे सीख लेकर के आप भी कम से कम अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखिएगा। दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर अभी 2 अगस्त तक नहीं कर सकेंगे यूएई की यात्रा, भारत से जाने वाली फ्लाइट पर लगाया गया है बैन। जी हाँ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां सिल्वर गर्ल मीराबाई चानू को मिल सकता है गोल्ड मेडल, चीनी खिलाड़ी पर डोप का बड़ा संदेह है। बता दे टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के खाते में पहला गोल्ड आ सकता है। वेट लिफ्टिंग यानी 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक हासिल करने वाली मीराबाई चानू का मेडल गोल्ड में बदल सकता है। दरअसल चीनी खिलाड़ी होउ झुई पर डोपिंग का शक है। टोक्यो में भारतीय समूह में एक संदेह है कि होउ झुई का परीक्षण किया जा रहा और ये देखना होगा कि आगे क्या होता है। इस बारे में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य ज्यादा कुछ नहीं कह रहे हैं। दोस्तों होउ झुई आज अपने देश लौटने वाली थी लेकिन उन्हें रुकने को कहा गया है। ओलंपिक के इतिहास में ऐसा पहले भी हो चुका है दोस्तों, जब डोपिंग में फेल होने पर खिलाड़ी का मेडल छीन लिया गया है। क्या लगता है दोस्तों आपको? अगर आप भी मानते हैं कि मीराबाई की ये मेहनत रंग लाने वाली है दोस्तों और उनको ही मिलने वाला है गोल्ड, तो कमेंट में राय जरूर दीजिएगा और धांधली हुई है ये बात लिखिएगा जरूर। दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर मीराबाई से जुड़ी खबर, भारत लौटते ही मीराबाई को मिली सबसे बड़ी खुशखबरी, पुलिस में इस बड़े पद पर हुई है इनकी नियुक्ति। बता दें मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सोमवार को घोषणा की है कि टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली भारोत्तोलक मीराबाई चानू को राज्य पुलिस विभाग में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उन्हें 1 करोड़ रुपए का इनाम भी देगी। सिंह ने कहा कि 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीतने वाली इस ओलंपियन के पास अब अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खेल का पद होगा। जी हां दोस्तों, ऐसे में दोस्तों
उनके पास सिल्वर मॉडल के साथ साथ इस अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का बड़ा उपहार मिलने के लिए उनको कांग्रेचुलेशन मीराबाई चानू जरूर कह दीजिएगा दोस्तों, भारी मात्रा में कहिएगा। साथ ही अगली खबर की बात करें ऐसे में तो कांग्रेस के लोग खुद उड़ाते हैं राहुल गांधी का मजाक, ना करें किसानों को गुमराह करने की कोशिश। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का ये बड़ा बयान बता दें, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन पिछले 6 महीनों से भी ज्यादा समय से जारी है। विपक्ष भी लगातार किसानों का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोल रहा है दोस्तों। तो इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर चलाकर सांसद पहुंचे थे और केंद्र पर निशाना साधा, जिसके बाद अब केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के खुद लोग राहुल गांधी के बयानों का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें गांव गरीब या किसानों के दर्द का कोई अनुभव नहीं है। राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बने रहने के अपने असफल प्रयास में उन्हें दिन ब दिन झूठ बोलने की आदत है। ऐसे में दोस्तों इस किसानों के हमदर्दी जताने को लेकर राहुल गांधी को क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलते अगली खबर की ओर, जहां पर येदियुरप्पा के कई मंत्रियों को भी क्या हटाएगी बीजेपी, 1 दर्जन विधायकों को भविष्य की चिंता सता रही है। बता दें, कर्नाटक के सीएम पद से बीएस येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद अब बीजेपी कैबिनेट में ही बड़ा फेरबदल करने की तैयारी में है। सूत्रों का कहना है कि पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप कर्नाटक में येदियुरप्पा के साथ ही कई सीनियर मंत्रियों को भी हटाना चाहती है। इसके जरिए पार्टी की रणनीति है कि येदियुरप्पा के साथ ही उन मंत्रियों को हटा दिया जाए जो विवादों के घेरे में रहे हैं या फिर जनाधार कमजोर है। इसके अलावा राज्य में 3 उप मुख्यमंत्रियों गोविंद काराजोल, अश्वत्थ नारायण और लक्ष्मण संगप्पा सावधी में से किन्हीं 2 को हटाया जा सकता है। इसके अलावा जनजाति समुदाय से आने वाले किसी विधायक को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर एसपी के साथ गठबंधन की खबरों को एआईएमआईएम ने कर दिया है खंडन। मुस्लिम डिप्टी सीएम के लिए गठबंधन करने की खबरें गलत बताई गई हैं। बता दें, यूपी में ओवैसी की पार्टी को समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की खबरों का एआईएमआईएम ने पूरी तरह से खंडन किया है। दोस्तों, यूपी एआईएमआईएम प्रमुख शौकत अली ने कहा कि सत्ता में आने के बाद पार्टी एसपी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। साथ ही उन सभी मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि सपा के साथ गठबंधन के लिए एक मुस्लिम डिप्टी सीएम बनाए जाने की शर्त ओवैसी ने रखी थी। बढ़ते अगली खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर अगले 3 से 4 दिनों तक रहें सावधान, देश के इन राज्यों में होगी मूसलाधार बारिश। बता दें, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों के दौरान उत्तर और पूर्वी भारत में भारी बारिश होने वाली है। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्से के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र कमतर हो गया है। हालांकि उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में संबंधित चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। एक और चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र उत्तर बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ है। इसके प्रभाव से 28 जुलाई के आसपास उत्तर बंगाल की खाड़ी और इसके आसपास के इलाके में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावनाएं हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही अंतिम खबर की बात करें तो चालान के निस्तारण के लिए नहीं लगाने होंगे कोर्ट के चक्कर, नोएडा में वी कोर्ट की शुरुआत कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, नोएडा में वी कोर्ट की स्थापना के बाद अब वाहनों के चालान को लेकर लोगों को कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने होंगे, घर बैठे ही अपने चालान का निस्तारण कर सकेंगे। इससे जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए हमसे कमेंट में जरूर पूछिएगा दोस्तों। ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत।